यूएस ईरान वॉर की वजह से निफ्टी 500 गिरकर 20,500 तक चला गया था, लेकिन वहां से मार्केट ने काफी बढ़िया रिकवरी दिखाई है। निफ्टी 500 अब 8% रिकवर होकर 22,000 के आसपास आ चुका है, लेकिन ये अभी भी अपने एक साल के हाई जो कि 24,100 था उससे लगभग 8% नीचे ही ट्रेड कर रहा है। अभी तक यूएस ईरान के बीच हालात कुछ खास ठीक नहीं हुए हैं और ऑयल मार्केट्स में भी जो अनसर्टेनिटी बनी हुई है उससे लगता है कि आगे भी स्टॉक मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल रह सकता है। जाहिर है, ऐसे मार्केट में सही स्टॉक चुनना काफी मुश्किल काम है, लेकिन अच्छे स्टॉक्स पहचानने का एक सिंपल तरीका है ये देखना कि स्मार्ट मनी कहां जा रही है, यानी म्यूचुअल फंड्स और एफआईआईज कहां पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। इनके पास ना सिर्फ स्ट्रॉन्ग रिसर्च टीम होती है, बल्कि इन पर बेहतर रिटर्न्स देने का कांस्टेंट प्रेशर भी होता है। इसलिए उनके स्टॉक बेट्स रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकते हैं। हेलो एंड वेलकम टू ईटी मनीज हिंदी यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम उन स्टॉक्स की बात करेंगे जिन्हें म्यूचुअल फंड्स और एफआई तेजी से खरीद रहे हैं, ताकि आपको पता चल सके कि अभी मार्केट का ट्रेंड क्या है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप आंख बंद के इन स्टॉक्स को खरीद लें। किसी के मूव्स को ब्लाइंडली कॉपी करना अक्सर एक बड़ी गलती साबित हो सकती है। इसलिए हम इन स्टॉक्स को कुछ फंडामेंटल क्राइटेरिया पर भी चेक करेंगे। इसके बाद हम उन कंपनीज को डिटेल में रिसर्च करेंगे जो हमारे फंडामेंटल्स पर खड़ी उतरेंगी। इससे आपको कंपनीज की कंप्लीट पिक्चर मिल जाएगी जो अभी काफी प्रॉमिसिंग लग रही हैं। लेकिन हम पहले ये बात क्लियर कर देना चाहते हैं कि जिन स्टॉक्स की हम बात करेंगे वो हमारी रिकमेंडेशंस नहीं है। इसलिए कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी रिसर्च और ड्यू डिलिजेंस जरूर करें। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि म्यूचुअल फंड्स और एफआईआईज किन स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले एक बहुत जरूरी अपडेट। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो इसके काफी चांसेस हैं कि आपके पास एक म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो है जिसे आपने काफी केयरफुली बनाया है, सही फंड सिलेक्ट किए, रिस्क बैलेंस किया और पूरे डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्ट किया। लेकिन कई बार रिस्क और अंडर परफॉर्मेंस क्वाइटली क्रीप इनटू योर पोर्टफोलियो विदाउट यू इवन नोटिसिंग। इसीलिए हमने बनाया है ईटी मनीज पोर्टफोलियो हेल्थ चेक। अब आप जान सकते हैं कि क्या आपका पोर्टफोलियो सच में 10 आउट ऑफ 10 है या सिर्फ दिखने में ऐसा लगता है। हम आपके पोर्टफोलियो को 100 से ज्यादा पैरामीटर्स पर एनालाइज करते हैं और आपको एक ओवरऑल स्कोर देते हैं और साथ में ये भी बताते हैं कि हाउ यू स्कोर ऑन 4 की पिलर्स। तो यू कैन सी हाउ योर पोर्टफोलियो रेट्स ऑन परफॉर्मेंस, रिस्क, डाइवर्सिफिकेशन एंड योर ओन इन्वेस्टिंग बिहेवियर। और साथ में यू गेट पर्सनलाइज्ड सजेशंस ऑन हाउ टू इंप्रूव द स्कोर। सो डू चेक इट आउट। इन स्टॉक्स को चुनने के लिए हमने कुछ खास क्राइटेरिया को इस्तेमाल किया है। सबसे पहले हमने बीएसई 500 ग्रुप की कंपनीज चूज की हैं। इस यूनिवर्स में हर तरह के स्टॉक्स मिल जाते हैं, चाहे वो लार्ज कैप हो, मिड कैप्स हो या स्मॉल कैप्स। दूसरा, हमने सिर्फ उन्हीं कंपनीज को देखा है जहां म्यूचुअल फंड्स और एफआईआईज ने होल्डिंग पिछले लगातार 4 क्वार्टर से बढ़ाई है। इससे ये साफ हो गया कि उनका इन स्टॉक पर भरोसा लगातार बढ़ रहा है और बाइंग में कंसिस्टेंसी है। जब हमने ये क्राइटेरिया लगाया तो म्यूचुअल फंड्स के केस में हमें 108 स्टॉक्स मिले और एफआईआईज के केस में 39 स्टॉक्स। तीसरा क्राइटेरिया ये था कि हम सिर्फ वही कंपनीज देखना चाहते हैं जहां म्यूचुअल फंड्स और एफआईआईज ने तेजी से खरीदारी की हो। इसीलिए हमने उन्हीं स्टॉक्स को चुना जहां पिछले 4 क्वार्टर्स में होल्डिंग कम से कम 5 परसेंट पॉइंट से बड़ी है। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कोटक महिंद्रा बैंक। क्वार्टर 1 FY26 में कोटक में म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग 18.4% थी, जो क्वार्टर 4 FY26 तक बढ़कर 23.6% हो गई। यानी यहाँ पूरे 5 परसेंट पॉइंट से ज्यादा की ग्रोथ देखने को मिली। ये क्राइटेरिया लगाने के बाद हमारे पास म्यूचुअल फंड्स के केस में 24 कंपनीज और एफआईएस के केस में 6 कंपनीज बची, यानी टोटल 30 कंपनीज। आखिर में हमने ये भी इंश्योर किया कि उनकी लेटेस्ट होल्डिंग्स काफी बड़ी होनी चाहिए। इसके लिए हमने कम से कम 10% होल्डिंग का क्राइटेरिया रखा। इससे म्यूचुअल फंड्स की लिस्ट से 2 कंपनीज कम हो गई, लेकिन एफआईएस की लिस्ट में कोई बदलाव नहीं आया। तो फाइनल लिस्ट ये रही। हमारे पास टोटल 28 ऐसी कंपनीज हैं जहां म्यूचुअल फंड्स और एफआईआईज ने लगातार और एग्रेसिवली अपनी होल्डिंग बढ़ाई है और इन कंपनीज में उनकी अभी भी होल्डिंग काफी अच्छी है। इन कंपनीज के नाम आपकी स्क्रीन पर हैं, आप वीडियो पॉज करके इन्हें देख सकते हैं। अब म्यूचुअल फंड्स के लिस्ट में कुछ बड़े नाम हैं: कोटक महिंद्रा बैंक, इटर्नल, श्रीराम फाइनेंस, इंटरग्लोब एविएशन एंड बीएचईएल। वहीं एफआईएस की लिस्ट में बड़ी कंपनीज में पॉलीकैब एंड जीई वर्नोवा शामिल हैं। अगले सेक्शन में हम इन स्टॉक्स पर कुछ जरूरी फंडामेंटल क्राइटेरिया लगाएंगे ताकि इस लिस्ट को और बेहतर किया जा सके। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी कोई भी वीडियो मिस ना करें।
अब इन स्टॉक्स को और शॉर्टलिस्ट करने के लिए हम 3 टियर फंडामेंटल क्राइटेरिया का इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए हम 3 चीजें देखेंगे: प्रॉफिट ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ और वैल्यूएशंस। सबसे पहले बात करते हैं ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी की। इसके लिए हमने 3 मैट्रिक्स लिए हैं: रेवेन्यू ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ और रिटर्न ऑन इक्विटी और आरओई। अब आपकी स्क्रीन पर उन 28 कंपनी के पिछले 1 साल के रेवेन्यू ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ और आरओई का डेटा है, जिसमें हमने पहले देखा था। अब यहाँ काफी ऐसी कंपनीज हैं जैसे एफकॉन्स इंफ्रा, इटर्नल, इंटरग्लोब एविएशन और जेएसडब्ल्यू डुलक्स, जिनकी पिछले 1 साल की रेवेन्यू ग्रोथ या प्रॉफिट ग्रोथ या दोनों फिर कम हुए हैं। वहीं कुछ दूसरी कंपनीज जैसे डालमिया भारत, आरबीएल बैंक, 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस और मैस्टेक का रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ नंबर्स काफी लो हैं। इसलिए हमने एक बेसिक क्राइटेरिया लगाया है: कम से कम 8% रेवेन्यू ग्रोथ, 12% प्रॉफिट ग्रोथ और 15% आरओई। अब जब हमने ये फिल्टर्स लगाए तो 28 में सिर्फ 6 कंपनीज ही बची हैं जो ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी के मामले में सही हैं। इन 6 कंपनीज के नाम है एप्टस वैल्यू, जी वर्नोवा, हेक्सावेयर, होम फर्स्ट फाइनेंस, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट और पॉलीकैब इंडिया। एज यू कैन सी, सिर्फ बेसिक क्राइटेरिया लगाने से ही लिस्ट 28 से घटकर सिर्फ 6 की हो गई। ये बताता है सिर्फ इंस्टीट्यूशनल मूव्स देखकर स्टॉक खरीदना काफी नहीं है, अपनी रिसर्च करना उतना ही जरूरी है। अब अगले स्टेप में हम बची हुई कंपनीज की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ चेक करेंगे। जो कंपनीज फाइनेंस सेक्टर में नहीं हैं, उनके लिए हम 2 मेन चीजें देखेंगे: डेट टू इक्विटी रेशो एंड सीएफओ टू पैट रेशो। डेट टू इक्विटी रेशो में यह बताता है कि कंपनी पर कितना कर्ज है। इसकी वैल्यू 1 से कम होना अच्छा माना जाता है। दूसरी तरफ सीएफओ टू पैट रेशो हमें यह दिखाता है कि कंपनी अपने अकाउंटिंग प्रॉफिट को कितने अच्छी तरीके से कैश में बदल रही है। इसके लिए 80% या उससे ऊपर का रेशो सही माना जाता है। अब अगर हम अपनी लिस्ट की चारों नॉन फाइनेंस कंपनीज को देखें तो उनका डेट टू इक्विटी रेशो काफी कम है, जो कि एक अच्छी बात है। अब अगर पीजी इलेक्ट्रोपास्ट को देखें तो FY25 में इनका कैश फ्लो नेगेटिव रहा है, जिस वजह से इनका सीएफओ टू पैट रेशो भी खराब है। इसलिए हम इस कंपनी को इस लिस्ट से हटा रहे हैं। अब हमारे पास 3 नॉन फाइनेंस कंपनीज बचती हैं: जी वर्नोवा, हेक्सावेयर और पॉलीकैब। अब बात करते हैं लिस्ट की 2 फाइनेंस कंपनीज की। इनके लिए हम ग्रॉस एनपीए यानी बैड लोन चेक करेंगे। ज्यादा एनपीए का मतलब होता है कि कंपनी के काम काज पर दबाव और इंस्टेबिलिटी का खतरा। लेकिन हमारी लिस्ट की दोनों फाइनेंस कंपनीज का एनपीए 2% से कम है, जो कि काफी हेल्दी माना जाता है। तो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ की क्राइटेरिया के बाद हमारे पास 5 कंपनीज बचती हैं। अब आखिरी में हम इनके वैल्यूएशंस भी चेक करेंगे। इसके लिए हम प्राइस टू बुक पीबी टू मीडियन पीबी रेशो का इस्तेमाल करेंगे। अगर ये रेशो 1 से कम है तो इसका मतलब है कि स्टॉक सही प्राइस पर मिल रहा है। अब अगर इस रेशो के हिसाब से देखें तो एप्टस वैल्यू, हेक्सावेयर और होम फर्स्ट अभी सही वैल्यूएशंस पर लग रहे हैं। वहीं जी वर्नोवा काफी महंगा है और पॉलीकैब भी थोड़ा ओवर वैल्यू लग रहा है। तो फाइनल रिजल्ट ये है कि एप्टस, हेक्सावेयर और होम फर्स्ट ये 3 ऐसी कंपनीज हैं जो हमारे सारे क्राइटेरिया को पूरा करती हैं। शुरुआत में हमने जिन 28 स्टॉक्स को देखा था, उनमें से ये तीनों सबसे प्रॉमिसिंग नजर आ रहे हैं। अगले सेक्शन में हम 3 कंपनीज की डीपली रिसर्च करेंगे। हमारी लिस्ट की 3 नामों में से 2 हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं, एप्टस वैल्यू और होम फर्स्ट। क्योंकि दोनों एक ही सेगमेंट से बिलोंग करती हैं, तो चलिए सबसे पहले इन्हीं के बारे में बात करते हैं। एप्टस वैल्यू हाउसिंग का मेन काम सेमी अर्बन एरियाज में रहने वाले सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों को होम लोन्स और स्मॉल बिजनेस लोन्स देना है। इनके टोटल 1.88 लाख कस्टमर्स हैं, 80% सेल्फ एम्प्लॉयड हैं और 74% लो इनकम ग्रुप से बिलोंग करते हैं। ये कंपनी अभी 6 स्टेट्स और 1 यूनियन टेरिटरी में काम कर रही है। इनका मेन फोकस साउथ इंडिया पर है। इनका सबसे ज्यादा बिजनेस आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना से आता है। Q4 FY26 तक कंपनी का टोटल एयूएम 13,000 करोड़ से भी ज्यादा हो चुका है। इसमें से लगभग 71% हिस्सा हाउसिंग फाइनेंस सेगमेंट से आता है और बाकी बचा हुआ हिस्सा स्मॉल बिजनेस लोन से। एप्टस अपने कामकाज में टेक्नोलॉजी का काफी ज्यादा इस्तेमाल करती है। इनके पास एक मोबाइल फर्स्ट फुली डिजिटल सिस्टम है जिससे ये लोन्स मैनेज करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि लीड जनरेशन से लेकर कलेक्शन और ऑपरेशन तक सारा काम ये इन हाउस ही करते हैं। इनका लोन टू वैल्यू एलटीवी रेशो लगभग 40% है। तो इसका मतलब है कि अगर कोई डिफॉल्ट होता भी है तो कंपनी के पास उसे झेलने के लिए काफी बफर है। इनका एवरेज टिकट साइज 10 लाख रुपए से भी कम है। इसका मतलब है कि लोन अमाउंट छोटा है, जिसकी वजह से रिस्क भी काफी कम हो जाता है। चलिए अब नजर डालते हैं एप्टस के पिछले कुछ सालों के फाइनेंशियल डेटा पर। पिछले 5 साल में कंपनी का ईयूएम 4,000 करोड़ से बढ़कर 13,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया है, यानी हर साल लगभग 26% की ग्रोथ। इनकी इनकम भी 28% की रफ्तार से बढ़ी है, 655 करोड़ से सीधा 2,200 करोड़ रुपीस तक।
प्रॉफिट्स तो 29% की रफ्तार से बढ़कर 267 करोड़ से 943 करोड़ रुपीस पहुंच गए हैं। इनका एवरेज आरओई 17% है, जो काफी अच्छा माना जाता है। वहीं अगर बैड लोन्स यानी ग्रॉस एनपीए की बात करें तो वो थोड़ा ज्यादा जरूर है, लेकिन अभी भी 2% से नीचे ही है। ये सारी बातें एप्टस को फाइनेंशियली काफी मजबूत बनाती हैं। 5 मार्च 2026 तक के डेटा के मुताबिक पिछले एक साल में ये स्टॉक लगभग 20% नीचे आ गया है। इस करेक्शन की वजह से इसकी वैल्यूएशंस अब काफी अट्रैक्टिव लग रही हैं। आगे के ग्रोथ प्लान्स की बात करें तो कंपनियां महाराष्ट्र और ओडिशा जैसे नए स्टेट्स में अपना फुटप्रिंट बढ़ाने पर फोकस कर रही है। चलिए इसके साथ अब बात करते हैं अगली कंपनी की, होम फर्स्ट फाइनेंस। एप्टस की तरह होम फर्स्ट भी एक अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंसर है। ये कंपनी 13 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में काम करती है, लेकिन इनका मेन बिजनेस गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु से आता है। FY26 में इनके पास 1.3 लाख कस्टमर्स थे और इनका टोटल एएम लगभग 15,900 रुपीज था। इनके टोटल एम का 83% हिस्सा हाउसिंग लोन से आता है, जबकि बाकी 16% लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी से। अगर एएम को ऑक्यूपेशन के हिसाब से देखें तो इनके 68% लोन सैलरी लोगों को दिए गए हैं। इनका एवरेज टिकट साइज 12 लाख रुपए का है। इसका मतलब है कि लोन बुक काफी ग्रैनुलर है, यानी छोटे छोटे हिस्सों में बंटी हुई है, जिस वजह से रिस्क अपने आप कम हो जाता है। एप्टस की तरह ही होम फर्स्ट भी अपने ऑपरेशंस में टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा इस्तेमाल करता है। अब एक नजर होम फर्स्ट के पिछले कुछ सालों के फाइनेंशियल मैट्रिक्स पर डालते हैं। पिछले 5 सालों में कंपनी का एयूएम 31% की रफ्तार से बढ़ा है, 4100 करोड़ से बढ़कर 15,009 करोड़ रुपीस तक। इनकी इनकम भी 31% की रफ्तार से बढ़ी है, जो 489 करोड़ से अब लगभग 1900 रुपीस पहुंच गई है। वहीं प्रॉफिट में भी 40% की ग्रोथ देखी गई, 100 करोड़ से 554 करोड़। पिछले 5 सालों में कंपनी का एवरेज आरओई 15% रहा है। सबसे अच्छी बात यह है कि होम फर्स्ट ने अपने ग्रॉस एनपीएस को हमेशा 2% से नीचे रखा है, जो उनकी बेटर एसेट क्वालिटी को दिखाता है। एप्टस की तरह होम फर्स्ट भी फंडामेंटली स्ट्रांग है। पिछले एक साल में ये स्टॉक लगभग फ्लैट रहा है। इसका मतलब है कि वैल्यूएशंस में अभी ज्यादा तेजी नहीं आई है। FY27 के लिए कंपनी का गोल 25% ईयर ऑन एएम ग्रोथ हासिल करना है। इसके लिए अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बढ़ाने, टेक्नोलॉजी को और बेहतर करने और मजबूत रिस्क गवर्नेंस फ्रेमवर्क पर फोकस कर रहे हैं। इसके साथ ही अब आते हैं हमारी तीसरी और आखिरी कंपनी पर, हेक्सावेयर। हेक्सावेयर एक आईटी सर्विसेज और कंसल्टिंग फर्म है जिनका मेन फोकस एआई पर है। ये कंपनी एआई पावर्ड सॉल्यूशंस, क्लाउड सर्विसेज, डेटा एनालिटिक्स और साइबर सिक्योरिटी जैसे कई सेक्टर्स में काम करती है। इसके अलावा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग में भी इनकी मजबूत पकड़ है। अकॉर्डिंग टू मार्च 2026 डेटा, इनका 29% रेवेन्यू फाइनेंशियल सर्विस से आता है। इसके बाद हेल्थ केयर और इंश्योरेंस से 23% और मैन्युफैक्चरिंग और कंज्यूमर सेगमेंट से 16% रेवेन्यू आता है। अगर रीजन के हिसाब से देखें तो नॉर्थ और साउथ अमेरिका से इनका 75% रेवेन्यू आता है और यूरोप से लगभग 19%। अब एक नजर हेक्सावेयर के पिछले कुछ सालों के फाइनेंशियल डेटा पर डालते हैं। पिछले 5 सालों में कंपनी की इनकम 17% से बढ़ी है, 6300 करोड़ से 13,900 करोड़। इनका प्रॉफिट भी इसी रफ्तार से बढ़ा है, 622 करोड़ से बढ़कर अराउंड 1400 करोड़। कंपनी के पिछले 5 सालों का एवरेज आरओई 23% है, जो काफी अच्छा माना जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि कंपनी बिल्कुल डेट फ्री है और इनका कैश फ्लो भी काफी सॉलिड है। नॉर्मली इनका सीएफओ नेट प्रॉफिट के 100% से भी ऊपर रहा है। इसका मतलब है कि जितना प्रॉफिट ये दिखा रहे हैं उससे ज्यादा कैश इनके बैंक अकाउंट में आ रहा है। लेकिन पिछले एक साल में आईटी सेक्टर के चैलेंजेस की वजह से इनका स्टॉक लगभग 30% गिरा है। हालांकि ये स्टॉक गिरा है, लेकिन हेक्सावेयर इंडिया में एआई पर एक बड़ा बेट हो सकता है, क्योंकि आने वाले वक्त में इसी एआई बूम का काफी फायदा मिलने की उम्मीद है। शायद वो इसी वजह से म्यूचुअल फंड्स लगातार इस कंपनी में शेयर्स एक्युमुलेट कर रहे हैं। और इसी के साथ हम वीडियो के एंड पर आ गए हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे जरूर शेयर करें। आई विल बी बैक सून विद अनदर वीडियो। टिल देन, टेक केयर। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.